सीन अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है, वैसे ही वैसे जुनून और बढ़ता जा रहा है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला दिल्ली के मैदान पर बीती शाम को, जहां आमने सामने थे राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। तो दोनों ही टीमें भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन जज्बे और जुनून में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। और जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 से विदाई ली। आपको बता दें कि पहले खेलते हुए चेन्नई ने 187 रन बनाए। इसके जवाब में जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन के बीच, और इसी के साथ 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया गया। 17.1 ओवर में ही राजस्थान ने ये टारगेट पूरा कर लिया। इस दौरान कुछ भावुक करने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जब आईपीएल के सबसे सीनियर महेंद्र सिंह धोनी और सबसे जूनियर वैभव सूर्यवंशी आमने सामने आए। जिस तरह से टीम्स एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं, सभी प्लेयर्स ने हाथ मिलाया, लेकिन वैभव ने अपने बड़े को सम्मान देते हुए महेंद्र सिंह धोनी के पैर छुए और धोनी ने उनसे कुछ बातें की, जाहिर तौर पर आशीर्वाद दिया। अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज जो मुकाबला होने वाला है वो है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस के लिए अब जरूरी है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को जीतना, क्योंकि उसके 14 पॉइंट्स है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये अंतिम लड़ाई हो सकती है। अगर आज ये मुकाबला हार जाती है तो दिल्ली को रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला बहुत ज्यादा जरूरी है जीतना। दरअसल प्लेऑफ के लिए 3 जो बर्थ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो बुक हो चुके हैं। गुजरात, आरसीबी और पंजाब ने उन्हें बुक कर लिया है। चौथे नंबर की जो पोजीशन है वो खाली है, और इसके लिए अब लड़ाई जो है वो है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। मुंबई की अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो 14 पॉइंट्स है। आज अगर वो जीतती है तो 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और उसकी बर्थ पक्की हो जाएगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो उसके 13 पॉइंट्स हैं, और अगर आज वो जीतती है तो उसके 15 हो जाएंगे और वो मुंबई से थोड़ा सा आगे निकल सकती है। हालांकि बारिश का साया भी मंडरा रहा है, ऐसे में बहुत सी चीजें होंगी जो इस मैच का निर्णय करेंगी, या फिर इस मैच के बाद कौन प्लेऑफ में पहुंचता है उसका निर्णय करेगी। तो दोनों का ही अगर हम आमने सामने देखें तो दोनों आमने सामने कितनी बार भिड़े हैं? 36 बार दोनों का आमना सामना हो चुका है। 20 बार मुंबई ने, जबकि 16 बार इसमें दिल्ली कैपिटल्स ने विजय हासिल की है। अगर हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो पूरा डोमिनेशन नजर आता है मुंबई इंडियंस का। 4 बार मुंबई और सिर्फ 1 बार दिल्ली कैपिटल्स जीत पाई है। अगर हम इस मैदान की बात करें, यानी जहां आज मुकाबला होने वाला है वानखेड़े, तो यहाँ पर कुल 13 खेले गए मुकाबलों में 9 में मुंबई ने और 4 में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल की है। आज देखते हैं क्या कोई डिफरेंट मैच होता है। और जिस पर हम बात करते हैं, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिस। अनिल जी से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहले जो सफर है इन दोनों टीमों का, 12 मैच खेले हैं मुंबई ने, 7 जीते हैं, 5 में हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर जो उसके पॉइंट्स हैं वो है 14। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 12 मैच उसने भी खेले हैं, 6 जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 का कोई परिणाम नहीं निकला, और इसी वजह से जो उसके अंक हैं वो 13 है। और उसका जो नेट रन रेट है वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है 0.260। मुंबई का है प्लस 1.156। अब अनिल जी, क्योंकि ये मुकाबला बहुत नजदीकी का है, 1-1 पॉइंट का फर्क है, बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, ऐसे में नेट रन रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम देखें तो दिल्ली का जो नेट रन रेट है वो माइनस में है, माइनस 0.01 है, जबकि उनके मिडिल और डेथ ओवर्स के आंकड़े ठीक ठाक है। क्या ये पावर प्ले में उनके संघर्ष और पूरे मैच में अस्थिरता की ओर इशारा करता है? क्या इसकी वजह से नेट रन रेट जो है वो इस तरह से अफेक्ट होता है? आपने देखा होगा दिल्ली का रन रेट शुरू के जो पावर प्ले हैं उसमें बहुत कम है और बाद में जाके वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि दिल्ली का जो ओपनिंग स्लॉट है वो सेटल ही नहीं हुआ। उसमें अभी करुण नायर भी आ गए, सब आ गए, किसी ने एक ही नहीं खेले, किसी ने दो, लेकिन ओवरऑल कभी भी सेटल नहीं हुआ। तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि दिल्ली जब तक पावर प्ले में अपना काम ठीक नहीं करेगी उसका ओवरऑल रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। अच्छा ताऊस, हमने नेट रन रेट की बात की है तो जरा मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट देखें तो वो है पॉजिटिव में है 0.84, और नेट बाउंड्री प्रतिशत जो है वो है प्लस 3.91। क्या ये बेहतर इरादे की निशानी है, या फिर सभी 20 ओवर्स में आपको लगता है कि 20 ओवर्स में ऐसा ही होना चाहिए? जी हाँ, ज़रूर। नेट रन रेट ऑब्वियसली बहुत मायने रखता है और छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है व्हेन इट कम्स टू क्वालिफाइंग टू द नेक्स्ट स्टेज। और मुझे लगता है एडवांटेज
तो रहेगा, मगर मुंबई इंडियंस को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया, ये लीग में ज़बरदस्त रहा है, एक पॉजिटिव बाउंस बैक, और ये बिना इंटेंट के नहीं हो सकता था। रोहित शर्मा फॉर्म में आ गया और उनका जो फॉर्म है कोइंसाइड किया मुंबई इंडियंस के बाउंस बैक होने से, तो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो ऑर्डर। रायन रिकल्टन जो शुरुआत में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, रन नहीं आ रहे थे, ऑब्वियसली वो स्टार्ट बाउंस बैक करने लगे हैं। सूर्य कुमार यादव अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं कप्तान को अपने आप को पुशअप करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि नेट रन रेट जिस तरह से रन्स बना रहे हैं ये, और जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और वन ऑफ द पॉजिटिव साइंस है कि भाई मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट में जिस तरह से बाउंस बैक किए हैं, उनका नियत है जीतने का। क्योंकि देखिए एट द एंड इट्स मुंबई इंडियंस। 5 टाइटल ऐसी टीम के पास नहीं आते बिना कोई इंटेंट के, बिना कोई स्ट्रैटेजी के, कोई प्लानिंग के। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हर टीम के साथ कुछ ना कुछ होता है, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, मगर उसको बाउंस बैक करना, उसको ओवरकम करना चैलेंजेस को, वो बड़ी बात होती है। और वो मुंबई इंडियंस में है, बहुत स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है साइड, और वो कॉन्फिडेंस लेके आती है जो मुंबई इंडियंस के पास ज़बरदस्त है। चाहे आप गेंदबाजी की बात करें, चाहे आप बल्लेबाजी करें, एक ऑलराउंड साइड है। और वो ऑलराउंड टीम की वजह से, फॉर्मेडेबल आउटफिट होने की वजह से इनका नेट रन रेट बहुत ज़बरदस्त है। और बाउंड्री की बात करें तो ऑब्वियसली इनके बल्लेबाज जो है बहुत ज़बरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, और प्लेऑफ्स के लिए वो ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे। चलिए बता देते हैं कि हाईएस्ट रन गेटर्स और विकेट टेकर्स कौन है। सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव ने 510 रन बनाए हैं। आरडी रिकल्टन ने 336 रन बनाए हैं। आरजी शर्मा 300 रन और तिलक वर्मा 246 रन उन्होंने अभी तक बनाए हैं। अगर दिल्ली की तरफ से बात करें तो केएल राहुल सबसे ऊपर है 493, अभिषेक परौल 295, सब्स 280 और AR पटेल यानी अक्षर पटेल जो है वो 263 रन बना चुके हैं। अगर हम गेंदबाजों की बात करते हैं तो ट्रेंट बोल्ट ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं 18, और जसप्रीत बुमराह यानी मुंबई टीम से 18 और 13। जसप्रीत बुमराह बहुत लेट उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, 13 विकेट वो भी ले चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो मिचेल स्टार्क जो है वो ले चुके हैं 14 विकेट, और कुलदीप यादव ने लिए हैं 12 विकेट। अब ऐसे में अगर हम एक बार फिर जो एंकर रोल अदा करते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं टीम में, केएल राहुल की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में सवाल यह है अनिल जी, केएल राहुल का औसत अगर हम देखें पूरे इस टूर्नामेंट में अभी तक सीरीज में तो 70.43 का है। डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट जो है उनका वो 200 का है। क्या वो इस सीजन में एंकर की भूमिका निभा रहे हैं, या आपको लगता है कि वो फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं? हमने ज़्यादातर मैचों में देखा कि केएल राहुल शुरू में स्लो होते हैं, लेकिन बाद में ओवरऑल उनका जाके बाद के ओवर में जाके काफ़ी अच्छा उनका स्ट्राइक रेट होता है, 200 के करीब है। बिल्कुल उनका रोल बड़ा क्लियर है इस बारी। उनको एंकर की भूमिका निभानी है डीसी के लिए, और वही वो कर रहे हैं। और जिस मैच में वो पूरा खेलते हैं, आपने देखा होगा कि टीम का स्कोर अच्छा बन जाता है। लेकिन बाकी बल्लेबाजों को उनके साथ देने की जरूरत है। तो ये उनकी जो उनका जो ट्रेंड है, ये जो डाटा है, इसके हिसाब से उनको रोल दिया गया एंकर का, और वो अपने रोल को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अब सवाल ये भी है, क्योंकि यहाँ बहुत ही रन रेट से और एक एक पॉइंट से जो है वो सारे मामले सुलझाए जा रहे हैं, या कहें कि डिसाइड हो रहा है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। तो ऐसे में जो स्थिति है वो क्या हो सकती है, कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अभी जो हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 3 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं, वो है गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब। अब प्लेऑफ क्वालिफिकेशन का जो सिनेरियो है क्या बनता है? मुंबई इंडियंस 14 अंकों पर है, दोनों जीतने पर। अब उसके जो 2 मैच बचे हुए हैं, अगर वो जीत लेती है तो उसको हो जाएंगे 18 अंक। केवल डीसी के खिलाफ जीतने पर उसकी जगह सुरक्षित हो सकती है, दोनों हारने पर वो बाहर हो जाएंगे। ये मुंबई के लिए। अच्छा, दिल्ली के लिए देखिए 13 अंकों पर दिल्ली है, जो अब उसको आज का मिलाकर दोनों मैच है वो जीतने पड़ेंगे, और उसके बाद उसके हो जाएंगे 17 पॉइंट, और तभी उसकी गुंजाइश रहेगी क्वालिफाई करने की। लेकिन अगर वो आज हार जाती है तो वो बाहर हो जाएगी। इसके बाद जो उसका जो पिछला मैच था जिसे रीशेड्यूल किया गया है पंजाब किंग्स के साथ, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बचेगी। तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर दिल्ली एमआई को आज हरा देती है और फिर पंजाब से खुद हार जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर उसे यहाँ क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होगा कि मुंबई अपना अगला मैच हार जाए, तो यानी उसका आगे का सफर जो है वो मुंबई के हार या जीत पर तय करेगा। वैसे तो हम फिर मुंबई की बात कर रहे थे, हमने केएल राहुल की बात की है, मुंबई की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव हर फेज में उन्होंने 170 का स्ट्राइक रेट रखा है,
और 15-16 ओवर में तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 239 तक पहुंच जाता है। क्या वो ट्रेडिशनल T20 बल्लेबाज के टेम्पलेट को चुनौती दे रहे हैं, यानी उससे कहीं ज्यादा वो आगे बढ़ चुके हैं? देखिए सूर्य कुमार यादव जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, अटैकिंग है, इंटेंट के साथ खेलते हैं और शॉट्स उनके पास हैं ज़बरदस्त तरीके के, तो देखिए टेम्पलेट को चेंज तो नहीं कर रहे, वो वैसे ही टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं जो हर फॉर्मेट में यूज़ करते आए हैं। मैंने उनको देखा है शुरुआत से, और T20 क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया एज अ बैटर, जिस तरह से शॉट्स खेलते हैं, ब्रीफ शॉट्स खेलते हैं, डरते नहीं, और यही ज़रूरत है T20 क्रिकेट में। एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। देखिए वो ऐसे स्टेज पे भी बैटिंग करते हैं कि जहां पर आपको वैसे ही बोल्ड क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और बोल्ड क्रिकेट में आपको देखिए रन्स भी मिलते हैं और रिस्क भी होती है, मगर सबसे ज़्यादा अच्छी बात रही है वो द करियर में, और ख़ास करके ये सीजन में, कि उनका जो अटैकिंग एबिलिटी है या जो स्ट्रैटेजी लेके आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रहती है। एंड पिछले कई सालों में जो मुंबई इंडियंस ने टाइटल जीता या डोमिनेट किया आईपीएल में, सूर्य कुमार यादव उसके बैकबोन रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, और जिस तरह से वो क्रिकेट दर्शाते हैं, अपना बल्लेबाजी दर्शाते हैं, वो सक्सेसफुल होती है। और जो शॉट्स एग्जीक्यूट करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूट होना, वो जो प्लान करते हैं, और वो इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रहता है रादर देन प्लान्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक वर्क किया उन्होंने अपनी गेम पर ओवर द टाइम। ये एक दिन या 2 दिन या एक रात 2 रात की बात नहीं कि आपने सीख लिया और चलाना शुरू कर दिया। ये मेहनत है, ये उनकी, और ये उनका बार बार उसको वर्क करना, उस पर वर्क करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो वही लेके आते हैं सूर्य कुमार यादव। 170 का स्ट्राइक रेट इज क्वाइट एनवियस, और खास करके 15-16 ओवर में 229 रन बनाना, 39 आई वुड से एक अच्छा टेम्पलेट है मुझे लगता है। फिलहाल सक्सेसफुल है, और यही इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप जिस पे सक्सेसफुल हुए हैं वो चीज़ को अप्लाई करते रहेंगे तो शायद क्या यकीनन आप जाके आगे ट्रॉफी भी उठा सकते हैं। अच्छा अनिल जी, अगर हम नमन धीर के स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, पावर प्ले में जो उनका स्ट्राइक रेट है वो है 233, डेथ ओवर्स में वो है 200। क्या मुंबई को उन्हें एक फ्लेक्सिबल विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए? आपको लगता है सिर्फ लोअर ऑर्डर तक सीमित नहीं रखना चाहिए? नमनदीर का शुरू में जो स्ट्राइक रेट है वो ज़्यादा है और बाद में वो कम आ रहा है, हालांकि कम ओवरऑल तो नहीं है। तो इसका मतलब ये कि नमनदीर को आप फ्लेक्सिबल रोल दे सकते हैं और वो कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, जिस तरह की पोजीशन हो। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ डेथ ओवर के रखें, क्योंकि डेथ ओवर में तो उनका जो स्ट्राइक रेट 200 है, शुरू में ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल उनको ऐसे रखना चाहिए कि जैसे भी आपका मैच चल रहा है उसी हिसाब से ही कैन बी वेरी फ्लेक्सिबल फॉर ऑल द पोजीशंस। बहुत बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं मुंबई के लिए। देखिए ताऊ, हमने बड़ी बारीकी से मतलब हर फेज का हिसाब किताब रखा हुआ है, और इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि कंपैरेटिवली दिल्ली जो है वो पावर प्ले में कमजोर है मुंबई से। मुंबई मिडिल ओवर्स में मजबूत है। तो यहाँ मैच कहाँ आपको लगता है कि जहाँ हार और जीत का फैसला हो सकता है, वो कौन सा एक्स फैक्टर है जो नतीजे को पलट सकता है आपके मुताबिक? देखिए अगर पावर प्ले में कमज़ोर अपने पहले ही कह दिया दिल्ली को, तो बताइए हारा जीता क्या। देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आएगी अगली ये मैच में, क्योंकि पिछला मैच हार चुकी है केएल राहुल की सेंचुरी के बाद। सोचिए तो किस तरीके का माइंडसेट रहेगा उनका। और मुंबई इंडियंस हर सिचुएशन में मजबूत लग रही है, जिस तरह से वो उसने अभी तक मैचेस खेले अपने, चाहे आप ओपनिंग स्लॉट की बात करें रोहित शर्मा का फॉर्म, चाहे आप मिडिल ओवर्स की बात करें सूर्य कुमार यादव, चाहे आप गेंदबाजी की बात करें ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, तो हर एंगल ऑलमोस्ट कवर कर दिया है मुंबई इंडियंस ने। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप घरेलू मैदान में खेल रहे हैं, यानी वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहेगी दिल्ली, क्योंकि अगर ये मैच हार गई तो बड़ा ही मुश्किल होगा उनको, ऑब्वियसली बाहर हो जाएंगे प्लेऑफ्स रेस से। यहाँ पर मुंबई इंडियंस के पास चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर ये मैच हार गई तो एक और चांस मिलेगा उनको क्वालिफाई करने का। तो ओवरऑल एस्पेक्ट देखेंगे तो मुंबई इंडियंस का एडवांटेज है। कमजोरी केएल राहुल की ज़्यादा नहीं, अक्षर पटेल की ज़्यादा लग रही है कमजोरी उनकी टीम की। उसके अलावा अक्षर पटेल 4 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बैटिंग है ही नहीं, क्योंकि अक्षर पटेल इज अ बैटर who should bat at number 6, number 7, जो ना कि नंबर 4, जो एक क्रूशल पोजीशन है जहाँ पर आपको रोटेट करनी पड़ती है, जहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है एज ए बल्लेबाज। ऐसा नहीं कि अक्सर नहीं ले सकते, अक्सर के पास ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। एक तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो गेंदबाजी है, कप्तानी है, फिर बाद में आपको बल्लेबाजी भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर दे दिया गया है उनके कमज़ोर मिडिल ऑर्डर की वजह से, और कमज़ोर नहीं कहेंगे मगर एक इनकंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर की वजह से, और उसमें
फैफ डुप्लेसी का ज़्यादा नाम आता है, इनकंसिस्टेंसी की वजह से वो टीम सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। तो ओपनिंग स्लॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुंबई इंडियंस हर एंगल में मजबूत लग रही है मुझे। अनिल जी, अगर हम कुलदीप यादव के इकोनॉमी रेट की बात करते हैं तो 6.98 जो है उनका इकोनॉमी रेट है। मिडिल ओवर्स में शानदार नियंत्रण रखते हैं। मुंबई के अगर हम स्पिन हिटर्स की बात करें, जैसे वो स्काई है या फिर तिलक वर्मा है, उनके खिलाफ उनका बेस्ट मैचअप जोन क्या होगा? कुलदीप यादव को मुंबई के अगेंस्ट जल्दी लाना होगा। मेरा ये मानना है कि उनको विकेट के लिए जाएं, क्योंकि दो तीन प्लेयर ऐसे हैं, सूर्या हो गए और भी तिलक वर्मा हो गए। ये लोग अगर एक बार लंबा खेलेंगे तो प्रॉब्लम करेंगे। बाद में हार्दिक पांड्या भी आते हैं, तो कुलदीप यादव का रोल रहना चाहिए कि वो एक पावर प्ले में 1 ओवर डालें और उसके बाद 3 ओवर बीच में डालें, जहाँ पे वो आउट करने के लिए जाएं सूर्य कुमार यादव और इस तरह के बल्लेबाजों, क्योंकि बहुत शॉट खेलते हैं। अगर वो लंबा खेले तो बाद में फिर आप किसी को भी लगाइए, वो मैनेज कर लेंगे। तो कुलदीप का रोल रहना चाहिए कि वो जल्दी आएं और आउट करें इनके जो 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो बाद में सारा मैच चेंज कर सकते हैं। एक और जो हमने आंकड़े देखे हैं, हार्दिक पांड्या के पास 13 विकेट है, लेकिन डेथ ओवर्स में उनका इकोनॉमी रेट जो है वो 16.2 का है। क्या मुंबई में उन्हें अभी प्रेशर सिचुएशन में आखिरी ओवर्स में गेंदबाजी करा सकती है, इस फैक्ट को देखकर? देखिए, जब आप बुमराह, जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं और T20 क्रिकेट की बात करते हैं या ऑल फॉर्मेट्स की बात करते हैं, तो एक रिस्पेक्ट आता है जसप्रीत बुमराह के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज है, सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, वो हार्ड वर्किंग भी, और उसके पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी होती है। हर गेंद के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्जीक्यूट करने की ताकत है। और बुमराह के पास ऑब्वियसली जिस तरह का वेरिएशंस है, देखिए शुरुआत में वो नहीं थे, थोड़ा इंजरी स्केयर्स थे, चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेले, मगर जिस तरह से बाउंस बैक किए हैं, कुछ अलग बुमराह दिख रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ अलग बुमराह, वही बुमराह दिख रहे हैं जो इतने साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ एवरी टीम, आई वुड से, चाहे वो टीम इंडिया हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे वो उनकी गुजरात की टीम हो, वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं अपनी हर टीम के लिए, और हर फेज में अलग अलग तरीके की गेंदबाजी करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में। जिस तरह से वो शुरुआत करते हैं नई गेंद से, फर्स्ट चेंज डाल के, या मिडिल ओवर्स में चोक करके, या डेथ ओवर में आपको विकेट्स निकाल के, तो एक डिफाइन क्या, वो एक खुद ही डिफाइनिंग बॉलर हैं। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री को रीडिफाइन किया अपनी गेंदबाजी से, अपने एक्शन से। अनप्रेडिक्टेबल एक्शन है, मगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी के पीछे एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग है, और वही जसप्रीत बुमराह है। तो इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और द रीजन बिहाइंड मुंबई इंडियंस सक्सेस, क्योंकि शुरुआत में आप देखें तो ट्रेंट बोल और दीपक चाहर वैसे कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे, इनका दबदबा बना है जसप्रीत बुमराह के आने के बाद। तो मुंबई इंडियंस एक कंप्लीट साइड लग रही है कहीं ना कहीं। हाँ, स्पिन डिपार्टमेंट में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, मगर अगर अब ओवरऑल एस्पेक्ट देखें, गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी या बल्लेबाजी, तो एक कंप्लीट टीम है, और आईपीएल टाइटल जीतने वाली टीम नजर आ रही है मुझे मुंबई इंडियंस इस वक्त सबसे फेवरेट। ताऊस, हम डेथ ओवर्स की बात कर रहे थे, तो जरा दिल्ली की अगर हम बात करें तो डेथ ओवर्स में वो खुद रन बनाती है 11.45 के औसत से, लेकिन जब बॉलिंग कर रही होती है तो फिर वो रन लुटाती है 10.6 के प्रति औसत से। क्या स्टब्स, आशुतोष, अक्षर की फिनिशिंग ताकत शुरुआती संघर्ष की भरपाई कर पा रही है? क्या क्या आपको लगता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अक्षर पटेल नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, यानी ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है और ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए मिडिल ओवर्स भी T20 क्रिकेट में एक अलग तरीके का गेम डिमांड करता है। और शुरुआत जब आपको KL राहुल दे रहे हैं, बड़े रन्स बना के दे रहे हैं, फैफ ऑब्वियसली रन्स नहीं आ रहे फैफ के बल्ले से, अभिषेक पोरेल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, तो पावर प्ले या शुरुआती ओवर्स में आपको रन्स मिल जाते हैं, मगर भरपाई ऑब्वियसली ट्रिस्टन स्टब्स जो दिखे थे प्रॉमिसिंग, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली अक्षर पटेल कहाँ तक ही जाएंगे, कप्तानी का जिम्मा है, गेंदबाजी का जिम्मा है, फिर आप कहेंगे कि बल्लेबाजी भी करो मिडिल ओवर्स में जाके नंबर 4 पे, फिर आप कहेंगे डेथ ओवर्स में करो, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और इसको खींचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो इम्पैक्ट तो करेगा ही। ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल या आशुतोष शर्मा जिस तरह से प्रभावित किए थे पिछले साल, दिल्ली ने उनको खरीदा था एक बड़े अमाउंट में IPL मेगा ऑप्शन में, तो कुछ प्लानिंग के साथ, और वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही आशुतोष शर्मा की वजह से, तो कहीं ना कहीं भरपाई नहीं कर पा रहे हैं
11.45 से 10.61 बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और ये एक छोटे छोटे मार्जिन का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि पिछली मैच में आपने देखा था 199 बना, अगर 200 क्रॉस करते 205 करते तो चांसेस होते दिल्ली के जीतने के पिछले मैच में, मगर 199 और आपने सामने वाले को चेस करने दे दिया। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग ऑन द फील्ड, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है इसमें, और इसमें जिसका साइकोलॉजिकली आगे है चांसेस ज़्यादा होता है जीतने के लिए। तो मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर अगर शुरुआत दे रहा है तो उससे ज़्यादा डेथ ओवर्स में आपको ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा और फिनिश ज़्यादा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा अगर आपको एक रिस्पेक्टेबल, एक विनिंग टोटल बनाना है या आपको चेज करना है। अच्छा, और ये भी एक बार बता देते हैं कि इस पहले 6 मैचों में क्या हुआ है। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन जो है वो शुरुआत में 6 में से वो 2 जीते और 4 को से हार का सामना करना पड़ा। अगर हम पिछले 6 मैचों की बात करें तो फिर अलग फॉर्म में नजर आती है। 5 जीते हैं, सिर्फ 1 वो हारी है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआती 6 में से 5 जो है मैच वो जीती, 6ठे मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। जबकि अब जो है वो उल्टा हो गया। पिछले 6 मुकाबलों में सिर्फ 1 में उसे जीत मिली है, 4 में वो हारी है और 1 जो है उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया बारिश की वजह से। इधर वानखेड़े जहां आज मुकाबला हो रहा है वहां खेले गए कुल मैच 122, तो उसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 और दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए 66 मुकाबले जीते गए हैं। और टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस जीते गए हैं 64 बार और उसके बाद टॉस हार कर जो मैच जीते गए उनकी संख्या है 58 टाइम्स। अब आखिरी सवाल ये है अनिल जी आपसे, मुंबई पेस के खिलाफ 8.8 और स्पिन के खिलाफ 8.39 के प्रति ओवर रन लुटा रही है, जो लीग में सबसे कम फिलहाल है। क्या वो फील्ड सेटिंग और बॉलिंग फेज में कुछ अलग रणनीति अपना रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उनकी रणनीति बाकियों से थोड़ी अलग है? मुंबई इंडियन स्पिन का जो इस्तेमाल कर रही है और जो उनका डिफरेंस है वो ये है कि उनकी बॉलिंग बहुत डिसिप्लिन है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बॉल डालें, और साथ ही फील्डिंग भी अकॉर्डिंग लगा रहे हैं कप्तान। तो इस मामले में जो रणनीति मुंबई की है वो बाकी टीमों से बेहतर है। शुरू में उन्हें टाइम लगा, लेकिन अब धीरे धीरे रंग पकड़ गए हैं और उनकी स्पिन बॉलिंग भी परेशान कर रही है दूसरी टीमों को। हालांकि उनका जो मेन वेपन है वो फास्ट बॉलिंग है। चलिए ठीक है, आज का जो इम्पोर्टेंट मैच है वो वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई के लिए ये सेकंड लास्ट मौका हो सकता है अपनी बर्थ पक्की करने का प्लेऑफ में, लेकिन दिल्ली के लिए ये आखिरी मौका है। अभी नहीं तो कभी नहीं, एक और मैच है, लेकिन उस मैच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा अगर आज दिल्ली हार जाती है। तो वह दिल्ली को पूरा जोर लगाना होगा, क्योंकि उसने शुरुआत बहुत शानदार की थी और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो प्लेऑफ में तो पक्का ही पहुंचेगी और उसे इस भरोसे पर कायम उतरना है। जबकि मुंबई ने अपना ट्रेडिशन कायम रखा, वो अक्सर सीरीज की शुरुआत जो है वो हारने के साथ करती है और उसके बाद 5 बार की चैंपियन भी बनी है। और मुंबई के फैंस ये सोच रहे हैं कि सीएस के बाहर हो चुका है, तो अब जो वेल डिजर्व है वो मुंबई है। पता चल जाएगा आज वानखेड़े स्टेडियम में आपसे कुछ देर बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी और ताऊ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़ते रहिए क्रिकेट पे टिकटॉक के साथ।